हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। संप्रेषण कौशल इस वीडियो में अपना विषय रहेगा जिस पर बात करने वाले हैं अपन। तो शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। 7वां टॉपिक है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड में। इससे पहले 6 टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप सब मतलब उन 6 जो वीडियो है अपने 6 टॉपिक हैं उनको भी कंप्लीट कर चुके होंगे। 50 में से 50 प्रश्न सही हो जाएं, इस तरह का कुछ विचार रख के हम बात कर रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। और उम्मीद भी है कि आपने सारे वीडियो देखे होंगे तो फिर 100% आपके जो प्रश्न हैं वो सही होने ही हैं। संप्रेषण कौशल से भी 4-5 प्रश्न तक आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक के बारे में इतनी ही बातें हैं। संप्रेषण एक ऐसा कौशल है जो शिक्षक को कक्षा में सबसे जरूरी होता है। मतलब आपके पास विषय का ज्ञान थोड़ा कम है लेकिन आपका संप्रेषण कौशल बेहतरीन है तो भी आप एक विषय के ज्ञान वाले शिक्षक के अगर वो संप्रेषण कौशल में इतने निपुण नहीं है तो आप बेहतर काम कर सकते हैं वहां। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर टॉपिक से प्रश्न भी बनेंगे और आपके लिए समझने के लिहाज से भी बेहतरीन टॉपिक रहेगा ये, क्योंकि परीक्षा में तो काम करने ही वाला है ये आपके लिए। आगे फिर आपके मतलब जब आप टीचर बन जाएंगे या ऐसे नॉर्म सामान्य जीवन में भी संप्रेषण है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। तो समझने का प्रयास करना आप। शुरुआत करते हैं थ्योरी से। सबसे पहले तो एक तो शब्द का अर्थ समझ लेते हैं अपन संप्रेषण का। संप्रेषण एक मतलब कम्युनिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। संप्रेषण एक सामान्य सा शब्द है जिसमें एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, बात आएगी इसमें उदाहरण की भी। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है ए और एक व्यक्ति का नाम है बी। अब ए को कोई अपनी बात है वो बी तक पहुंचानी है। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वो सामने ही खड़ा है तो ऐसे बोल के बता सकता है उसको। दूर है, हो सकता है डिजिटल आजकल तो ऐसा जमाना है, अपना मैसेज कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया। तब प्रक्रिया क्या हुई, ए ने अपना संदेश बी को भेजा। बी के पास मैसेज गया या उसने बात सुनी, जैसे सामने है और बोलकर उसने कुछ कहा तो उसने सुना और उसके बाद उसने उस जो भी मैसेज उस तक पहुंचा उसको समझा और उसकी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब हो गया उसका जवाब वापस किसको भेजा, ए को। एक को वो जवाब मिला, ए ने जवाब पढ़ा और वो मतलब उसका अर्थ समझा और क्या उसको समझना था, जो भी है प्रोसेस हो गई कुल मिलाकर। अब ये जो प्रक्रिया हुई, ए से मैसेज बी तक गया, बी के द्वारा मैसेज को समझा गया, फिर उसकी मतलब की प्रतिक्रिया के स्वरूप वापस से मैसेज उसने ए तक भेजा, ए को मैसेज प्राप्त हुआ, ए ने भी उस मैसेज को समझा। ये पूरी प्रोसेस है, इसका नाम है संप्रेषण। बस ऐसे समझ लो आप। क्लास में ये संप्रेषण है वो विद्यार्थियों के मध्य भी है, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य जिस मकसद से हम पढ़ रहे हैं उसमें ये आपको समझना है। अब बात करते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, और प्रश्नों वाला पोर्शन महत्वपूर्ण है तो वो भी आपको जरूर देखना ही है, कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगी आपको। तो शुरुआत करते हैं। देखो, शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय का ज्ञान भली भांति विद्यार्थियों तक संप्रेषित करे। आवश्यक है बिल्कुल। वह संप्रेषण की कला में निपुण होगा तो निसंदेह बिना किसी शंका के विद्यार्थी में अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास के गुण विकसित होंगे। 100% गारंटी है इसकी। अगर शिक्षक ढंग के मिल गए तो निश्चित रूप से विद्यार्थी हैं ढंग के मिल गए का मतलब ये समझेंगे आप कि उनका जो संप्रेषण कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतरीन है, तो विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा उसका। अतः यह आवश्यक है कि कुशल अध्यापक होने के नाते उसमें विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया सुदृढ़ होना अवश्यंभावी है। यानी कि विचार आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन या संप्रेषण है वो उसका महत्वपूर्ण सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पार्ट है। प्राय देखा गया है कि विषय विशेषज्ञता पर वैचारिक संप्रेषण अधिक बलौती होती है। इस लाइन को ऐसे समझना आप, कोई विषय का बहुत बड़ा ज्ञाता है लेकिन उसका जो संप्रेषण कौशल है वो थोड़ा डामाडोल है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी विषय पर पकड़ तो 100% नहीं है, 90% ही है, लेकिन उसका जो संप्रेषण है वो बहुत शानदार है, तो फिर वो ज्यादा फायदे में रहेगा जिसका संप्रेषण बेहतरीन है। जिससे भी यह सिद्ध होता है कि वैचारिक संप्रेषण शिक्षण कार्य की महत्वपूर्ण कड़ी है, और इससे पता चल रहा है अपने को कि एजुकेशन में, टीचिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य समझ के माध्यम से सूचना या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब उम्मीद है, मुझे उम्मीद क्या 100% विश्वास है, जो विद्यार्थी इतना मतलब यूट्यूब पर यहाँ पर चीजें भरी पड़ी है उसके बावजूद वो ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो ये बात समझ गए होंगे। इतनी अक्ल उनमें है तभी ये वीडियो देख रहे हैं, और आगे बात करने की कहीं आवश्यकता नहीं। कुछ उदाहरण है जिन पर बात कर लेते हैं अपन, जैसे मतलब उसमें कम्युनिकेशन में किस तरह से अलग अर्थ निकाला जा सकता है, उसके लिए एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं मैया से कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है, लेकिन माँ है वो ऐसे सुन लेती है उसको कि मैया मैंने ही माखन खाया है, तो वो बोलने में, क्योंकि वो तुतला कर बोल रहे हैं या इस तरह की कुछ अपने
हिंदी के महान कवि हुए हैं रस खान, उन्होंने इस तरह की कोई बात कही है तो वो ठीक है, ऐसे समझ लेंगे आप। संप्रेषण का उदाहरण दे रखा है, इसको भी आप जैसे चाहो समझ लेना। वास्तव में जो बात है वो है उपरोक्त उदाहरण में संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंच अवश्य रहा, लेकिन उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में प्रेषक उसे भेज रहा है। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। जो समझाना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, यही बात अगर अगला समझ रहा है, उसको समझ में आ रही है, तो वो संप्रेषण है। ये भी आपको समझना है। वास्तव में सूचना संदेश के साथ उससे जुड़े अर्थ, भावनाएं, तथ्य, संवेग, समझ, इच्छा, आकांक्षा, विचार, हाव भाव, आचरण, सारी चीजें दूसरी ओर पहुंचती है और जिस रूप में भेजी गई है उसी रूप में अगर उसको मिलती है जैसी भेजी गई है, वो कहलाएगा कम्युनिकेशन या संप्रेषण। तो अब समझ गए होंगे आप कि क्या बात है ये संप्रेषण। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव है। बाई चांस में कोई ऐसा प्रश्न आए तो उसके पीछे कारण क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन। किसी को प्रेरित करना, उसको कोई सूचना देना, सूचित करना, चेतावनी देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, सुझाव देना, अधिगम को अर्थपूर्ण और समझ से युक्त बनाना। जैसे कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे अधिगम करेंगे, जो विद्यार्थी हैं वो कुछ नई चीज सीख रहे हैं तो वो जो चीज सीख रहे हैं उसको और बढ़िया से समझ पैदा करना उनके मन में कि भाई ये बात है, वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो। तो ये संप्रेषण के उद्देश्य हो गए। सिंपल सी बात है। और संप्रेषण चक्र भी एक आपको यहाँ मतलब डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, तो इसको अपन देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अपना ये स्क्रीन पे आ जाएगा पूरा। देखिए, एक व्यक्ति है प्रेषक और एक व्यक्ति है जिसको कि ये मैसेज मिलने वाला है। तो मैसेज मिलने वाला है वो कहाँ गया, तो उसको अलग से यहाँ बताया नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं अपन क्या है। देखो, प्रेषक के मन में कोई विचार दूसरे तक पहुंचाने का आया तो उसने मैसेज का निर्माण किया, मतलब लिखा या किसी तरह से उसको ट्रांसमिट किया, भेजा, मतलब है ना, संदेश को। माध्यम हो गई, संकेत हो सकता है, भाषा हो सकती है, वीडियो बना के भेज दिया, चाहे ऑडियो बना के रिकॉर्ड करके भेज दिया, चाहे टेक्स्ट में भेज दिया, कोई संकेत के रूप में भेज दिया। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो अपना बी वाला है वो उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसकी व्याख्या जो भी है, और ये सारा काम होने के बाद उसको समझ में आ गया तो वो उसकी प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया में भी वापस संदेश ही है, कोई एक माध्यम रहेगा और वापस वो कहाँ तक पहुंचेगा, प्रेषक तक पहुंचेगा। अब वो प्रेषक तक पहुंच गया तो इस तरह से एक मैसेज का वहां से रिलीज होना, एक व्यक्ति तक पहुंचना और फिर वापस से उस व्यक्ति तक वापस उसकी प्रतिक्रिया का पहुंचना, एक तरीके से संप्रेषण चक्र है। बस ये संप्रेषण चक्र का मतलब आप समझ जाएं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या भी दे रखी है, थ्योरी दे रखी है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप मतलब इसको नहीं समझ पाए हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। पढ़कर सुनाने की भी मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। प्रेषक से किसी व्यक्ति तक पहुंचती है बात और वो व्यक्ति वापस प्रेषक तक अपना रिप्लाई भेजता है, वो बात है बस। संप्रेषण प्रक्रिया में तत्व क्या क्या है, किन किन के माध्यम से ये पूरा का पूरा चक्र है या प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो एक भेजने वाला, एक उसमें संदेश होना चाहिए, जो भी माध्यम है वो होना चाहिए, माध्यम में सिंबल वगैरह, प्रतीक वगैरह होने चाहिए जिसके माध्यम से वो जा रहा है। जैसे हम ये क्या बोलते हैं, टेक्स्ट अगर भेज रहे हैं तो ये ABCD है या ए आ है, ये सारे ये प्रतीक ही हैं बस। विचारों को भाषा प्रदान करना, जो विचार हैं उनको लिखित या मौखिक रूप प्रदान करना, ये एनकोडिंग। संदेश को पढ़ना, उसका अर्थ निकालना होना चाहिए सामने वाले में। पृष्ठ पोषण, ग्राही, संप्रेषण संदर्भ। पृष्ठ पोषण का मतलब हो गया फीडबैक, जैसे बात आई उसके आधार पे वापस से हम कोई रिप्लाई कर रहे हैं, वो फिर जो सामने वाला है वो उसको ग्रहण कर रहा है, रिसीवर। और संप्रेषण संदर्भ मतलब जो परिवेश है, परिस्थिति है या कॉन्टेक्स्ट कहते हैं उसको अपन, ये भी होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन संप्रेषण क्षमता की, कम्युनिकेशन स्किल। ये अंग्रेजी के एक मतलब जैसे व्याख्या देते हैं तो देख लेना, परीक्षा में कोई पूछा जाने वाला है नहीं। कम्युनिकेशन शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस, अंग्रेजी का कम्युनिकेशन है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना। इसका मतलब होता है कॉमन या सामान्य, जनरल सी बात। और इसका अर्थ अपन ऐसे लगा सकते हैं कि सामान्य समझ स्थापित करना या जो सामान्य विचार है उनका आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन क्षमता या संप्रेषण क्षमता कहलाता है। संप्रेषण क्षमता एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, विचार आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और इस तरह से जो संदेश हैं वो समान अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उनका उपयोग करते हैं। समान अर्थों का कह रहे हैं, अपने यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो द्विअर्थ में बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना इसका। फिर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने संप्रेषण के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है, बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। जैसे लिगन्स महोदय हैं, उन्होंने कहा कि संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या ज्यादा लोग विचार, तथ्य, भावनाएं, प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों का सामूहिक रूप से उसको समझ लेते हैं।
संप्रेषण द्वारा संदेश प्रेषक तथा संदेश ग्राहक के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। तो मतलब एक तरीके से जो विद्वानों की बातें हैं उनको भी अपन थोड़ा समझेंगे तो ठीक रहेगा। परीक्षा में कोई विद्वान के साथ कोट करके ये आने वाला नहीं है, आपको विद्वान के साथ याद नहीं रखना, केवल समझने के लिए दिया। वही बातें हैं, थोड़ा अलग रूप में कहा है, विचार मत अभिव्यक्तियां परिवर्तित करना, ये बातें लुकीस एवं विगल ने कही। एंडरसन ने थोड़ा उसको और आगे बढ़ा दिया कि भाई जो संज्ञानात्मक ढांचा है सांकेतिक रूप में उपकरणों अथवा साधनों के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करता है, वो कम्युनिकेशन है। मिलेट एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है। संचार वही कम्युनिकेशन से ही संचार शब्द भी उन्होंने ले लिया। ऑर्डवे टीड ने कहा कि संचार का अंतर्निहित लक्ष्य किसी समान मुद्दे पर मस्तिष्कों को मिलाना है, यानी आपके मस्तिष्क में जो विचार है किसी और के मस्तिष्क में वो विचार चला गया, अब ये किस माध्यम से गया या क्या है वो प्रोसेस, वो संप्रेषण है। लुईस ए एलेन ने कहा कि संचार सभी कामों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के दिमाग में कोई समझ पैदा करना चाहता है। इसमें बताने, सुनने, समझने की व्यवस्था, निरंतर जो प्रोसेस है वो शामिल है। और चेस्टर बर्नोड ने कहा है जो संचार समझा नहीं जा सकता उसका कोई प्राधिकार मतलब कोई मतलब नहीं है। आपको कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, आप समझते नहीं है, समझते तो हैं, मतलब कोई भाषा ऐसी है जो आपको नहीं आती है तो उसका कोई आपके लिए मतलब नहीं है। पीटर ड्रकर, संचार किसी उद्यम के अंदर के विभिन्न कार्यात्मक समूह के एक दूसरे को और एक दूसरे के कामों और सरोकारों को समझने की क्षमता है। तो ये 4-5 विद्वानों की परिभाषाएं देखी हमने, तो और ज्यादा आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि संप्रेषण वास्तव में है क्या। अब इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा होता है, तो ये एक विज्ञान है बिल्कुल, और कला है। बोलने में कुछ बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने पढ़ा था बाबर का एक ऐसा कोई अपने कहाँ देखा था, क्लास के दौरान शायद एक मॉडल पेपर में कहीं आया था जिसमें बाबर की कम्युनिकेशन स्किल की प्रशंसा की गई थी कि उसके बोलने में निपुण होने के कारण उसकी सेना है वो हारते हारते या भागते भागते रुक गई और लड़ने के लिए तैयार रही। तो ऐसी बात है बस। तो कला भी है, उसके पास भी कला थी। वो एक जन्मजात स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण होता है, हम अपनी बात दूसरों को बताना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात हो गई है। एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाई समाज में जो लोग हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, सामाजिक प्रक्रिया हो गई। मानवों के मध्य है तो मानवीय प्रक्रिया हो गई। और यूनिवर्सल है ये, हर जगह ही आप कहीं कोई जाओ, आप कोई विचार अगर सामने वाले को समझाना तो वहां पर संवाद की, संप्रेषण की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही। ऑटोमेटिक कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही आप खड़े हो गए जाके सामने और वो समझ जाए, ऐसा संभव नहीं है। फिर संचार की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार आपको बात करनी पड़ेगी, लगातार आपको संचार या जो संप्रेषण है वो करना पड़ेगा, तभी आगे से आगे का मामला बढ़ेगा। अर्थ संचरित करने का माध्यम है, कोई भी जो मीनिंग निकलेगा। द्विमार्गी प्रक्रिया, मतलब एक जगह से ए से मैसेज बी तक गया, बी से मैसेज वापस ए तक गया, द्विमार्गी है। और माध्यम का एक प्रकार भी है बिल्कुल, जहां से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं अपन। इसके कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे क्या सिद्धांत है, संदेश भेजने वालों को सबसे पहले अपनी सूचना की यथार्थता, स्पष्टता के विषय से अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। भेजने वाली सूचना सत्य होने की, ये सारी जो आदर्श वाली बातें हैं वो सब यहाँ जाएगी। संदेश वाहक का सूचना प्रस्तुत करने का तरीका विवेक सम्मत होना चाहिए। विवेक सम्मत का मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ अच्छी बात कह रहे हैं और गुस्से में आके कह रहे हैं और वो सामने वाला उसको समझे नहीं। सूचना भेजने की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको आप सूचना भेज रहे हैं उसको वो बात समझ में आनी चाहिए। आपने मतलब सामने वाले को उर्दू आती नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं है और आपने उसमें भाषा में भेज दिया तो वो समझ में नहीं आएगा। सूचना भेजने में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब क्या, सबसे पहले जैसे आपने निबंध देखा होगा तो उसमें प्रस्तावना आती है, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रोसेस करते हैं चीजों को। या कभी आपने कोई कहानी वगैरह या बड़ा कोई उपन्यास वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें जो लेखक हैं वो शुरू के पेज में एक बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर वो आगे से आगे बढ़ती है बात। सूचना पूर्ण एवं पर्याप्त होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान तो नुकसान करता है, वो भी बात यहाँ विशेषता में आ गई है। उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों तक शीघ्र पहुंचनी चाहिए, बढ़िया बात है। अनुकूल वातावरण होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। अनुकूल वातावरण का मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहाँ है, उसकी सिचुएशन आपने देखी नहीं, ऐसी सूचना उस तक पहुंचा दी जिससे लफड़ा हो गया। जैसे कोई मतलब इस जो लास्ट वाला टॉपिक है, सूचना के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं
जैसे आपका मित्र है, उसको आप खुशखबरी देना चाह रहे हैं और वो कहीं ऐसी जगह है जहां पर जो माहौल है वो खराब है, कहीं वो मतलब ऐसी किसी दुर्घटना हो गई और वहां है, इस तरह की परिस्थिति में अगर आप उसको कोई ऐसी सूचना देते हैं जो उल्टी है उसके विपरीत, तो फिर वो प्रति उसका उल्टा अर्थ भी निकल सकता है। उसको हमेशा के लिए वो चीज अच्छी है लेकिन वो बुरी याद रहेगी। फिर संप्रेषण के प्रकार की बात कर लेते हैं अपन। शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक का मतलब शब्दों के माध्यम से जो संप्रेषण होता है वो शाब्दिक है। उसमें आप विचारों और भावनाओं को मौखिक रूप से, वाणी के द्वारा या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। और एक हो गया अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब क्या हो गया? अशाब्दिक का मतलब ऐसे समझेंगे आप, जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से और कोई व्यक्ति कुछ मतलब ऐसे कह रहा है, आप सुन रहे हैं, हम सुनते सुनते हाँ हूँ करते जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से अशाब्दिक संप्रेषण है। वो सामने वाला समझ रहा है कि हाँ, इसका ध्यान मेरी तरफ है। चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, तो ये तो बहुत भयंकर टाइप का काम है। आप मतलब इसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ जाएंगे आप। जैसे कोई आपकी तरफ बहुत ऐसे देख रहा है तो आप समझ जाएंगे गुस्सा कर रहा है वो, या और भी बहुत सारी चीजें। सरल लाभप्रद माध्यम है। ये कुछ ऐसे नृत्यों के उदाहरण दे रखे हैं जिसमें श्रृंगार, वियोग, रौद्र, करुण रस, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। और अध्यापक का तो एक दे रखा उदाहरण, इसको देख लेते हैं अपन। अध्यापक चक्षु संपर्क द्वारा छात्र की मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, और हमेशा सत्य भी होता है। बहुत सारे विद्यार्थी झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो देख कर पता लगा लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा, मतलब वास्तव में क्या है स्थिति इसकी। स्पर्श संपर्क, जो दृष्टिहीन है उनको उनके लिए ब्रेल लिपि वगैरह है, वो स्पर्श करके उसको समझ जाते हैं, तो वो स्पर्श संपर्क संप्रेषण हो गया। कक्षा कक्ष में संप्रेषण, जो कि हमारे लिए या अभी जो वीडियो है उसके पीछे जो सबसे मेन उद्देश्य है अपना, जिस चीज को हमें समझना है वो यही है। शिक्षक और छात्रों के पारस्परिक अंतःक्रिया को शिक्षण कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे टॉपिक था अपना। शिक्षण के संगठन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण होता रहे, बातचीत होती रहे। संप्रेषण संग्राहक के बीच संप्रेषण प्रक्रिया के कारण निम्नलिखित संबंध होते हैं। उन्मुखीकरण, आप किसी भी चीज में उनको एकदम से उन्मुख बनाना चाहते हैं, उन्मुखीकरण। तदानुभूति, ये एक बार शब्द क्लास में भी मैंने मतलब इसकी व्याख्या की थी। तदनुभूति यानी कि उसके जैसा ही अपने आप में अनुभव करना। प्रतिपुष्टि, कोई बात कही है उसमें क्या सही है क्या गलत है उसको बताना, प्रतिपुष्टि। भौतिक निर्धारिता, ये मतलब भौतिक शब्द है, हम निर्धारित करते हैं कि ये बात है या ये नहीं है। फिर उनमें विश्वसनीयता है, और जो इंटर जो भी है अंतःक्रिया कह सकते हैं जिसको अपन, आपस में बातचीत करना। कक्षा में शिक्षक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्लेंडर, ये एक विद्वान है जिन्होंने कोई एक तरीका निकाला है कि कक्षा में किस तरह से हम जो टीचर है उनके व्यवहार का या विद्यार्थियों के व्यवहार का हम एक तरीके से पता लगाना चाहें, तो उसका वर्णन या पता लगाना या उसका विश्लेषण करना कैसे संभव होगा, तो एक विधि थी उनकी, विश्लेषण प्रविधि, और उन्होंने इसका पूरा वर्णन भी कर रखा है। अभी हम यहाँ उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से वैज्ञानिकों ने जो जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं उनका अनुमान लगाया। और उसमें शिक्षण कथन, जो कि शिक्षक द्वारा कहा जाता है, फिर छात्र के कथन, शिक्षक के कथन हो गया, और कुछ समय मौन भी है जो वो उसमें भूमिका निभाता है। शिक्षक कथन के अंतर्गत उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवहार तो जो सामने है नजर आ रहा है, अप्रत्यक्ष व्यवहार भी वहां पर होता है। कुछ जगह उनको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो रोकते हैं, लेकिन वो उनके हाव भाव में हमें लग जाता है कि उनको गुस्सा आ रहा है। अप्रत्यक्ष में जैसे अनुभूति व विचारों को स्वीकार करना, छात्रों की प्रशंसा और प्रोत्साहित करना और प्रश्न पूछना, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आ जाएंगे। प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार में व्याख्यान देना, भाषण एक तरीके से समझ लो आप, निर्देश देना, आलोचना करना, अधिकार। आलोचना करना का मतलब हो गया जैसे कोई ऐसी बात है जो कि गलत है लेकिन किसी विद्यार्थी को सही लग रही है तो उसकी आलोचना करना। छात्र व्यवहार, छात्र कथन अनुक्रिया, छात्र कथन स्व प्रक्रम, मौन या विभ्रांति। कभी कुछ प्रश्न पूछा जाता है और वो चुपचाप बैठ जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है, तो उसको कह सकते हैं अपन विभ्रांति। चार्ल्स हेम ग्लावे ने अशाब्दिक अंतःक्रिया के मापन हेतु फ्लेंडर्स प्रविधि, जैसे वहां देख रहे थे अपन, कोई प्रविधि है जो शिक्षकों के व्यवहार को मापती है, उसी तरह जो विद्यार्थी हैं उनकी अशाब्दिक अंतःक्रिया उसको भी चेक किया जा सकता है फ्लेंडर्स प्रविधि की सहायता से। और इसमें शिक्षक की वास्तविक भावनाओं, शिक्षण स्वरूप को भी हम पता लगा सकते हैं। संचार के 3 पहलू यहाँ बताए हैं। आंतरिक संचार का सरोकार संगठन और कर्मचारियों के बीच संबंध से होता है। आंतरिक संचार ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और आर पार हो सकता है। मतलब कोई जो उच्च अधिकारी है वो अपने निम्न जो कर्मचारी हैं उनको कोई आदेश दे रहे हैं, या निम्न कर्मचारी हैं कोई उनके समस्या आ रही है वो बात कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से, या दोनों तरफ से भी आर पार का मतलब। बाह्य संचार का नाता संगठन जनता के बीच,
अंत्य का मतलब तो केवल वहां पर, और बाह्य संचार का मतलब हो गया कि जो संगठन के व्यक्ति हैं जनता से बातचीत कर रहे हैं, जन संबंध इसको कहा जाता है। अंतः वैयक्तिक संबंध कर्मचारियों के बीच के आपस में जो बातचीत होती है वो अंतः वैयक्तिक संबंध है। माध्यम, मीडियम, तो मीडिया जिसके माध्यम से हम बातचीत करते हैं। तो तीन प्रकार हो सकते हैं इसके, ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडियो विजुअल। इसको ऐसे समझिए आप। ऑडियो का मतलब कोई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड है, वो किसी व्यक्ति तक पहुंचता है, वो उस बात को समझता है, वापस से ऑडियो के माध्यम से कोई बात है उसको भेजता है। और लाइट, आगे बात करते हैं अपन। हम बात कर रहे थे जो कम्युनिकेशन है या संप्रेषण है उसके माध्यम के बारे में। तो तीन प्रकार की बात की हमने, ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो का मतलब मैंने बताया रिकॉर्डिंग वाला। विजुअल का मतलब केवल हम देख रहे हैं, जैसे कोई चार्ट है, फ्लो चार्ट है जैसे, या कोई मॉडल है तो उसको केवल हम देख सकते हैं, वहां कोई आवाज नहीं आ रही तो वो विजुअल में आ जाएगा। या केवल सुन सकते हैं तो ऑडियो में आ जाएगा। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आवाज भी आ रही है मेरी आप तक, और आज तो वैसे नया माइक है तो निश्चित रूप से बढ़िया आवाज आ रही होगी। और विजुअल यानी कि आप आपके सामने स्क्रीन पर कुछ देख भी पा रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल में आ जाएगा। ऑडियो माध्यम सम्मेलन, साक्षात्कार। विजुअल माध्यम में सर्कुलर, रिपोर्ट, चित्रात्मक फार्म। ऑडियो विजुअल माध्यम में टेलीविजन, ध्वनिगत चित्र होते हैं जिसमें ये वीडियो भी शामिल है। प्रक्रिया या प्रोसेस, तो इसमें क्या बातें हैं। क्लोन सेनन और वॉरेन वीवर ने संचार प्रक्रिया का सर्वाधिक व्यापक रूप में इस्तेमाल होने का मॉडल विकसित किया, जिसमें कि उन्होंने 8 संघटक बताए हैं। 8 संघटक का मतलब स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, मार्ग, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और आवाज का होना या शोर। ये एक मतलब फीडबैक शब्द नीचे है, बाकी सभी जगह स्रोत, फिर उसके बाद इनकोडिंग होती है, आवाज तो होती रहती है तो शोर हो गया। फिर संदेश, उसका जो वे है वो, फिर उसका डिकोड करना, वापस से पता लगाना कि क्या बात है, प्राप्तकर्ता तक उस मैसेज का पहुंचना, और फिर से पुनर्निवेश या फीडबैक का मिलना। स्रोत, ये विचारों, चिंतन, आवश्यकताओं, इरादा, अन्य सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति को भेजता है, जो भी वो स्रोत जहां से भेजी जाएगी। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब हो गया कि जो भी विचार हैं उनको कोड या प्रतीक रूप के एक समुच्चय या अभिव्यक्ति के माध्यम से हम किसी अन्य विन्यास में रूपांतरित करके भेजते हैं, उसको अपन एनकोडिंग कहते हैं। जैसे अपना रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें एक टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, वही है एनकोडिंग। उसमें भी इस तरह से जो सामान्य शब्द होता है उसका कोई अलग नाम हो जाता है और उसके आधार पे अपन उसका रूपांतरण कर देते हैं। संदेश, जो भौतिक उत्पाद हैं जो वास्तव में बात कही जानी है वो। मार्ग का मतलब जरिया। डिकोडिंग का मतलब वास्तव में उस जो अर्थ समझा जाना चाहिए था उस अर्थ में इसको वापस से बदला जाता है, तो उसको अपन डिकोडिंग कह सकते हैं। प्राप्तकर्ता, जिसको मैसेज भेजा गया है या जिसको मैसेज मिल रहा है पहली बार में। और फीडबैक, यानी कि जो मैसेज मिला उसके बाद वो सक्षम बना और उसी रूप में प्राप्तकर्ता को मिला जो कि उसको समझाया गया था, या वह वास्तव में क्या बात थी, या वास्तव में जो मैसेज भेजा गया था वही उसको मैसेज मिला या नहीं मिला, ये बात वो भेजने वाले को कहता है, उसको अपन कहते हैं फीडबैक। शोर, यानी कि वे कारक जो उपयोगिता विश्वसनीयता को घटाते हैं, आकाऊ कह सकते हो आप, समझ जाओगे सही। संचार की बाधाएं, कुछ समस्याएं तो हर जगह आती हैं जीवन में, तो संचार में भी समस्याएं आती हैं। क्या क्या समस्या आती है, जैसे एक क्लासरूम की अगर हम बात करें तो कुछ नमूने होते हैं जो मैं मतलब ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसे उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आपने ये चीज जरूर नोट की होगी कि बाकी पूरी क्लास शांत है लेकिन कुछ एक दो हैं वो ऐसे करने लग जाते हैं, मतलब बातें करने लग जाते हैं आपस में, तो उससे बाधा आती है। उसी प्रकार से और जगह में, जैसे अभी अपनी लाइट चली गई थी, वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा, तो ये एक तरीके की बाधा है। भाषा की कठिनाइयां हैं, वो तो मैंने बता ही दिया, जैसे कोई व्यक्ति कोई भाषा जानता ही नहीं है, आप उस भाषा में अगर उसको कुछ कह रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा। स्तर एवं स्थिति की बाधा, स्तर का मतलब ऐसे समझेंगे आप, पहली दूसरी का विद्यार्थी है उसको आप बिल्कुल बोल्ड हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी है और उसको आप प्योर हिंदी में एकदम या अंग्रेजी में अगर बात कर रहे हैं तो वहां स्तर और स्थिति की बात आ जाएगी। मानसिक स्थिति की बात है, बहुत सी बार आप अच्छी बात होती है, समझाना चाह रहे होते हैं सामने वाले को, लेकिन उसका जो मानसिक लेवल है वो
हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो या फिर डाउन हो, उस कारण से वो समझ नहीं पाता। तो मानसिक स्थिति की बाधाएं हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा क्लास में भी ऐसे टीचर, मतलब जो भी टीचर होते हैं वो प्रयास करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे बीच में बातें करते हैं या मतलब समस्या पैदा करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं जो शिक्षक उनको कह रहे हैं कि शांत रहो या इस तरह। उसके पीछे होती है उनकी मानसिक स्थिति की बाधाएं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है। भौगोलिक दूरी की कठिनाइयां हैं, वो तो मतलब बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। और संगठन के रूप में रूप संबंधी कठिनाइयां हैं। संगठन के रूप संबंधी कठिनाइयों का मतलब आप थोड़ा सा ऐसे लीजिए, जैसे कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति है और कोई निम्न पदस्थ व्यक्ति है। अब इनमें जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई ऐसी गलती हो रही है जो उच्च पदस्थ व्यक्ति से हो रही है। निम्न पदस्थ व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी है, वो बताना चाहता है, लेकिन वह संगठन का जो रूप है वो एक बाधा बन जाएगा, क्योंकि जो छोटा व्यक्ति है वो बड़े व्यक्ति को कैसे कहेगा, समस्या आ जाएगी। कक्षा में प्रभावी संचार, हमें जो टॉपिक समझना है उसकी बात करते हैं अपन। शिक्षक में अपने छात्रों को समझने या समझाने नहीं, समझने शब्द लिखा है, तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उनसे वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए। एक सफल शिक्षक को अनुशासित तथा विद्यार्थियों के लिए आदर्श होना चाहिए। एक सफल शिक्षक को अपने शिक्षण में नई और उत्तम पाठ योजनाओं का समावेश करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को विषय का पूर्ण ज्ञान देने के लिए उसे प्रोजेक्टर, टीवी तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं हम, तो अच्छी बात है। अब वैकल्पिक प्रश्नोत्तर, जो अपने ऑप्शनल प्रश्न है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है इस वीडियो का, जिसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। लगभग 25 मिनट हमने थ्योरी डिस्कस की, उसी के आधार पे अब कुछ प्रश्न हैं जिन पर बात कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है, पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शिक्षक को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। बस इतना सा आंसर है, होना चाहिए। अगर आपका भाषा पर पूर्ण अधिकार है तो कम्युनिकेशन आपका बेहतरीन रहेगा, और कम्युनिकेशन बेहतरीन है तो छात्रों का ध्यान रहेगा। उचित संप्रेषण है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो। कथन है, पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण होने की कतई आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा असत्य। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या कहना चाह रहा है? ये गलत है, सही है, कह नहीं सकते, संभवतः नहीं। तो दूसरा ऑप्शन यानी कि सही है। एक बार से वापस आप प्रश्न को जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। संप्रेषण या शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी आप कोई बात कही जा रही है उसको ढंग से सुन पा रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ढंग से सुन नहीं पा रहे तो आप समझेंगे कैसे और प्रतिक्रिया या फीडबैक कैसे देंगे। विद्यार्थियों में परिश्रम के महत्व की भावनाओं के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, ये कथन तो बिल्कुल सही है। मतलब इसको कम्युनिकेशन के वे में तो नहीं, लेकिन वास्तव में अगर महत्व बताना है तो खुद अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी इसको समझ पाएंगे। आंखों द्वारा भी संप्रेषण होता है, इस वाक्य से आप 100% सहमत रहेंगे, गारंटी इस बात की। विकास एवं भाषा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा होता है अंधा व बहरा, तो न तो देख पाता है न सुन पाता है। तो ये विकास एवं भाषा की दृष्टि से, क्योंकि मतलब बहरा है तो निश्चित रूप से कोई शब्द हम सुनते हैं तभी तो उसके जैसे हम बोलने का प्रयास करते हैं, अगर नहीं सुना है तो फिर संभव ही नहीं है कि उस तरह से बोले हैं। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं, तो स्पष्ट क्या पूछा है, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं, स्पष्ट नहीं कह सकते। कक्षा की परिस्थिति, शिक्षक और छात्र, तो प्रमुख घटक कक्षा में संप्रेषण, तो टीचर स्टूडेंट्स है उनको कह रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी बात टीचर को कह रहे हैं, तो शिक्षक व छात्र। कक्षा में संप्रेषण करने का उद्देश्य क्या है? तो कक्षा में तो अधिगम ही है, सीखना है विद्यार्थियों का। और इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखना, जैसे विचारों के आदान प्रदान, तो कक्षा में नहीं, विचारों का आदान प्रदान जैसे दो दोस्त मिल रहे हैं बात कर रहे हैं तो वहां विचारों के आदान प्रदान है। यहाँ कक्षा का मूल जो उद्देश्य है, मकसद है, वो अधिगम है। कम्युनिस शब्द ग्रहण किया गया लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है सामान्य, समझना। आपके अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक, व्यापक। व्यापक का मतलब ऐसे समझेंगे, व्यापक शब्द अगर आपने कहीं पढ़ा है, समझ पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा विस्तृत होना चाहिए। हर प्रकार की बातें हैं, हर प्रकार की मतलब जो चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में बात कक्षा में होनी चाहिए, यानी कक्षा संप्रेषण व्यापक होना चाहिए। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? तो शिक्षक सामग्री है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति है,
कक्षा में शोरगुल है, बाहरी हस्तक्षेप है। अगर शिक्षक खुद कंफ्यूज है, शिक्षक के स्तर पर कोई भ्रांति है, तो वहां से एक मतलब संकट पैदा हो जाएगा। फिर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा ऐसे कह सकते हैं कि प्रभावित होगा। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, यानी कि एक तरीके से टारगेट बना लेना कि ये मकसद है, इसको पूरा करने के लिए ये काम हमें करना है, और हर जगह लागू है ये नियम। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे बेहतरीन है? तो शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। जब आप शिक्षण आरंभ कर देंगे तो शोरगुल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई शिक्षक यदि अपने विचारों को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है? तो फिर वहां क्या कंडीशन बन रही है? तो इसमें ऐसे देखेंगे अपन, जैसे यहाँ लिखा है, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, रुचि में गिरावट है, अनुशासनहीनता की स्थिति बनी हुई है, यह सारी कंडीशन है। तो इसके पीछे मतलब सारे कारण जिम्मेदार होंगे। निश्चित रूप से जो अनुपस्थित विद्यार्थी हैं वो संकट पैदा करने वाले हैं। फिर रुचि नहीं है अगर, तो सुनेंगे नहीं, आपस में बातें करेंगे, और जो डिसिप्लिन है वो नहीं है तो भी ऐसी समस्या आ सकती है। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, तो इसमें आ जाएगा कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना, नियमित अध्ययन, उचित कक्षा अनुशासन, स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण। तो टॉपिक संप्रेषण पढ़ रहे हैं अपन तो थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे, स्पष्ट और तथा तथ्य, यथा तथ्य संप्रेषण, जो चाहिए वैसा। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं अगर विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो, माध्यम मातृभाषा हो, उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो। पाठ्य पुस्तक में और जो कक्षा शिक्षण है उसमें जो अंतर है वो प्रारंभिक रूप में यही है। कक्षा शिक्षण में आप जब शिक्षक के सामने होते हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही होती, तो वहां 2-3 उदाहरण दे दिए जाते हैं, आपको उदाहरण मिल जाते हैं, आपके जीवन से उसको रिलेट कर दिया जाता है, तो आप जल्दी से समझ जाते हैं। अगर कोई पाठ्य पुस्तक है उसका संप्रेषण आपके मतलब आप उसमें लिखी हुई बात को जल्दी समझे, उसके लिए एक बात अच्छी हो सकती है कि उसमें उदाहरण दे रखे हों। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तब ही प्रभावशाली माना जाएगा जब यदि प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे, जैसा भेजने वाले ने कहा है, जो कहना चाह रहा था वही बात सामने वाला जो सुनने वाला है वो समझे। कक्षा में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को क्या काम करना चाहिए? तो सीधे आ जाते हैं सही ऑप्शन पर, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। भाई स्तर को ऊंचा उठाना है या फिर शिक्षण है उसको प्रभावी बनाना है, तो जो विद्यार्थी है उनकी प्रतिक्रिया कैसी है उसका विश्लेषण करना चाहिए कि कोई विद्यार्थी कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्लास में क्या कमी रही होगी जिसके कारण वो ये बात कह रहा है, या क्या खूबी है, कौन सी चीजें जो अच्छी है, बेहतरीन है, उनको और अपने को बढ़ाना चाहिए, क्लास में उनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, उसको कहेंगे अपन उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। प्रतिक्रिया का मतलब यही है, पाठ पढ़ाने के बाद कोई प्रश्न पूछा गया तो उसके जवाब कैसे आ रहे हैं, कोई मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आपने पूछा है, सभी विद्यार्थी उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। गणितीय शिक्षण के लिए निम्न में से संप्रेषण रणनीति सबसे बेस्ट है, तो कौन सी सबसे बेस्ट है? निर्णय, तालिका, स्व अन्वेषण रणनीति, निरंतर गद्य और एल्गोरिथ्म। तो ऐसा माना जाता है, गणित अगर है तो वहां पर जो एल्गोरिथ्म है वो सबसे बेहतरीन संप्रेषण रणनीति है। नए नए संचार माध्यमों को विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को और बढ़ाई दिया है, अपना निभाना आसान बना दिया है और पूर्वव्रत रखा है, बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि जितने संसाधन बढ़ेंगे उसी अनुपात में जो शिक्षक है उनका जो दायित्व है वो भी बढ़ जाएगा। अगला है, किसी नई कक्षा के विद्यार्थियों से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो विद्यार्थियों को कक्षा में कहानी सुनाना, उसे पढ़ने के लिए विवश नहीं करना, विद्यार्थियों को सर पर सवार होने का अवसर न देना, विद्यार्थियों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना और उनके अहंकार को ठेस न पहुंचाना। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके मन में भी तो कोई भाव निश्चित रूप से होगा, अगर आपने उसको ठेस पहुंचाई तो वहां पर आप मतलब जो मधुर संबंध है उनकी संभावना नहीं खोल सकते। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। मित्रवत व्यवहार करना, चाय पीना, ये तो छोड़ ही दो आप। कुछ विषयों का टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण उच्च कोटि का हो सकता है। टेलीविजन के माध्यम से मतलब मोबाइल के माध्यम से अभी वीडियो देख रहे हैं वहां, तो इसमें तो क्या बात है, शिक्षक भी
नई नई बातें जान सकेंगे, अच्छी बात है। टेलीविजन द्वारा जो दृश्य अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं, उनका प्रबंध विद्यालय में कर पाना संभव नहीं होता है। अब यहाँ दृश्य अनुभव, तो इस वीडियो में तो हालांकि हमने मतलब अपने पास बहुत ज्यादा क्या कहेंगे थ्योरी है, प्रश्न उत्तर हैं, तो इसमें हमने कुछ ऐड ऐसे मतलब फोटो वगैरह नहीं है पीपीटी में। नहीं तो वीडियो में आपने बहुत सी बार ऐसे देखा होगा, किसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका फोटो भी आपके सामने है, या किसी मैप के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैप आपके सामने है, तो वहां से आप आसानी से समझ पाते हैं। तो ये संभव है वीडियो में। और अगले कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं फटाफट से। मॉडल चित्रों में उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि इसमें उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखते हैं। मॉडल, मॉडल का मतलब ऐसे 3D कह सकते हैं जिसको, जैसे ग्लोब है, ग्लोब में आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों देख सकते हैं। पूरा जो उसकी मतलब वास्तव में भौतिक रूप में वो क्या होगी, उसका वो प्रतिरूप होता है। ये बात ठीक है, याद रखना आप। शिक्षण में टेलीविजन का उपयोगी स्थान है इसके पीछे। वैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि टीवी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है, अगर टीवी का सही उपयोग किया जाए तो उससे बेहतरीन जो सिखाने वाला साधन है वो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर टीवी का अर्थ आप ऐसे ले लीजिए, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनके पास लैपटॉप है, बहुत सारे विद्यार्थी जो मोबाइल भी एक तरीके से टीवी का काम कर रहा है, तो वो, तो इसमें आंसर है इसका, टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि अभी ये चीज है जो क्लास में अपने संभव नहीं थी, इस तरह से एक एक चीज को मतलब व्याख्या करना, बताना। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास विद्यार्थियों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या बात होगी भाई, शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से मतलब बहुत सी जगह आपने देखा होगा जो स्कूल्स हैं वो बहुत शानदार चलते हैं, और मतलब जो विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट भी अन्य स्कूलों के मुकाबले बेहतरीन होता है। तो वहाँ आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि वहाँ जो अभिभावक हैं उनका और जो विद्यालय का स्टाफ है उनका कॉम्बिनेशन बेहतरीन होगा, या जो अभिभावक हैं वो निश्चित रूप से रुचि लेते होंगे, या जो स्कूल है वो प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी के बारे में जो जानकारियां माता पिता को होनी चाहिए, अभिभावकों को होनी चाहिए, वो वहां तक पहुंचे सही रूप में। बस इतनी ही बात है। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया, 36-37 मिनट हो गए हैं संप्रेषण वाला। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। एक बार मतलब आपने वीडियो देख लिया है तो इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। इससे अगला वीडियो हम बात करेंगे जिस पर वो रहेगा अपना टॉपिक व्यावसायिक अभिवृत्ति। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी बहुत जल्द मैं प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचे ये। ओके, धन्यवाद।